तो अपनी जिला संवाद की श्रृंखला में हम 25वें आयोजन के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। हमने एक परिकल्पना की थी, जब 2 साल मौजूदा सरकार को पूरे हुए और 2 साल पहले सत्ता परिवर्तन का फैसला प्रदेश की जनता ने लिया था, तो कसौटी पे कसा जाए 5 साल को भी और इन 2 साल को भी। तो कसौटी पर कसते कसते 2.5 साल का समय हो गया। तो इसी श्रृंखला में आज हम रायपुर में मौजूद हैं। 3 स्तर पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ और उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ। पर रायपुर चूंकि प्रदेश की राजधानी है, तो जिला संवाद के तहत हमने पहला सेशन उन प्रवक्ताओं के साथ रखा था जो वर्ष भर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए निरंतर भूमिका निभाते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि जो वो टीवी के पर्दे पर करते थे, एक बार सामने भी कर देखें। तो इस क्रम में अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चरण है और रायपुर को एक उन्नत शहर की पहचान दिलाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, उनमें से कुछ चेहरे हमारे साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं। मेरी बाईं ओर कोने में जो शख्स मौजूद है वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। उनको सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देखें, उद्यमी के तौर पर देखें, शिक्षाविद के तौर पर देखें, काफी जटिलता रहती है, क्योंकि इतने सारे क्षेत्रों में उनकी सक्रियता रहती है। जेसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भारत स्काउट एंड गाइड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस परिसर में हम बैठे हुए हैं उसके निर्माण में भी उनकी भूमिका रही। रियल इस्पात ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर वो भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ में। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां राजेश अग्रवाल जी। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा हम देखते हैं कि व्यक्ति कुर्सी के लिए चलता है, पर औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक जगत में एक शख्स ऐसा है जिसके साथ कुर्सी चलती है। नाम उनका अमर परवानी है। कभी इस संस्था में रहते हैं, कभी इस संस्था में रहते हैं, पर रहते हैं। तो राजनीतिज्ञों को यह हुनर अमर जी से सीखना चाहिए। पर मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अमर जी के हुनर के लिए। वर्तमान में वह कैट के साथ संबद्ध हैं। सतीश जी उन्हें कितनी आशंका के साथ देखते हैं हमें पता नहीं है। इसी क्रम में बाईं ओर एक शख्स ऐसा मौजूद है जिसने हमारी उन उम्मीदों को पूरा किया है, जिसमें हम ये सपना देखते हैं कि रायपुर शहर अगर राजधानी है तो ये कैसी राजधानी है जहां पर लोग अगर बीमार होते हैं और थोड़ा भी सामर्थ्य देखते हैं तो जिले में रहने वाला व्यक्ति रायपुर की ओर आता है, पर रायपुर में जो व्यक्ति बीमार पड़ता है वो तुरंत दिल्ली और बॉम्बे की टिकट कराता है या एयर एम्बुलेंस मंगवाता है। हमारे साथ एक शख्स ऐसा मौजूद है जिसने एक कोशिश की है कि यह सिलसिला रुके। इट्स हॉस्पिटल के रूप में सुनील बालानी जी इस काम को करके दिखाए हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे से चिकित्सक नहीं है, लेकिन कई चिकित्सकों के लिए वो अवसर उपलब्ध करा रहे हैं और कुछ के लिए चुनौती भी। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके प्रयासों के लिए। मेरी दाईं ओर जो शख्स है, उन्होंने अपने समूह का नाम तो आध्यात्मिक क्षेत्र में रखा। ऐसा लगता है व्यक्ति सब कुछ छोड़ देना चाहता है और केवल प्रभु स्मरण करना चाहता है, पर लोग बोलते हैं कि आजकल सब कुछ इन्हीं के पास आता है। चैतन्य ग्रुप जो है रियल एस्टेट में रायपुर जिले का उभरता नाम है, उसके प्रमुख अशोक चंदानी जी हैं, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जितनी उनकी सफलताएं उस अनुरूप आपकी तालियां नहीं है। आप थोड़ा हल्का आंक रहे हैं, थोड़ा पता कीजिएगा उनके काम को। हमारे साथ दाईं ओर एक शख्स बैठा है। उसने एक अलग क्षेत्र को अपने कार्यस्थली बनाया है। अमूमन लोग उन्हें, उस समुदाय को तलवार के तौर पर देखते थे, लेकिन दरअसल वही समुदाय ऐसा है जिसने एक ग्रंथ को ही गुरु के तौर पर मान्यता दी और जिसके आगे सब जितनी श्रद्धा से सर झुकाते हैं, उतना तो लोग मूर्तियों के आगे भी शायद सर नहीं झुका पाते हैं। हमारे साथ हुरा जी हैं, कोलंबिया इंस्टीट्यूट के रूप में एक उन्नत संस्थान उन्होंने रायपुर में दिया है,
तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके प्रयासों के लिए। और दाईं ओर जो आखिरी में आपको शख्स दिखा रहा है वो प्रदेश के व्यापारिक क्षेत्र का सबसे अग्रणी नाम है भाई। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। उनका अपना काम भी काफी बड़ा है और संगठन भी बड़ा है। तो जितने बड़े आदमी हैं उस अनुरूप उनका स्वागत होना चाहिए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सतीश तोरानी जी के लिए। तो चर्चा की शुरुआत राजेश जी आपसे ही करते हैं। 25 साल पहले छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, रायपुर राजधानी के तौर पर अस्तित्व में आया। तो 25 साल बाद अगर राजधानी रायपुर को देखते हैं तो कितनी संतुष्टि और असंतुष्टि के साथ आप रहते हैं? रायपुर वो स्वरूप ले पाया जो इसे लेना था, या आपको लगता है कि सपने तो बड़े देखते रहते हैं पर साकार होने में चुनौतियां अभी भी बहुत है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यहां पर मुझे मंच में स्थान दिया। छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों के इतिहास के बारे में यदि बात करें तो हम पहले जिस पैटर्न में जीवन गुजारते थे, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र होने के बाद में निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आज बहुत शांति और बहुत सुख के साथ में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उसके कारण जो मुझे समझ में आते हैं कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ के पूरे अमाउंट का जो हमारे पास में था उसका दोहन करके हम खुद के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। पहले ये हम बाहर भेजा करते थे और हमारे पास में कुछ भी नहीं रह पाता था। यहाँ डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें या और भी किसी भी एरिया की बात करें तो 25 सालों में हमने विकास तो किया है और ढंग से किया है। सबसे बड़ी बात यदि हम ये देखें कि पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में मैं यदि इसको देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश जहां पर बाकी स्टेट की तुलना में अशांति नहीं है। आज उद्योग की कल्पना हम करते हैं, पहले भी बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा कि किसके गवर्नमेंट में ज्यादा हुआ, किसकी गवर्नमेंट में कम हुआ, लेकिन 25 सालों में हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जिस पैटर्न में पहले था उससे हम बहुत अच्छी कल्पना के साथ में जी रहे हैं। यदि चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में ये जरूर है कि जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड थोड़ी सी कम नजर आती है। वो स्पीड यदि गवर्नमेंट अपने ढंग से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इस्तेमाल करते हुए, यहाँ के संसाधनों का और ज्यादा इस्तेमाल करते हुए एग्रेसिव मूड में आकर के थोड़ा सा डेवलपमेंट में काम करे तो शायद हम और ज्यादा अच्छे से पूरे भारत में अपना नाम और दर्ज करा पाएंगे। तो रजत भाई आपसे जानना है कि पिछले 2.5 साल इस सरकार को हो गए बतौर उद्योगपति और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ये बेहतर हुआ और ऐसा क्या है जिसमें बेहतरी आप चाहते हैं? मुझे पॉलिटिकल आंसर देना आता ही नहीं। यहां पर जितना अभी मैं सुन रहा था तो बहुत बढ़िया ढंग से आंसर देते थे। हम व्यापारी लोग तो जिसकी गवर्नमेंट रहती उसकी तारीफ करना जानते हैं। इसलिए मैं यही लाइन दोहराऊंगा कि 2.5 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं यहां पर रखना चाहूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, राजनीति बातें मैं नहीं कर पाता हूं। नहीं, लेकिन राजेश भाई सामाजिक मन में उलझन रहती थी कि राजेश भाई इतने सफल व्यक्ति कैसे हैं, उलझन रहती थी, आज आपने सुलझा दी। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं, समाज सेवा के दृष्टिकोण से बात करूं तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे एरिया हैं, जो हम घूमने जाने की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी जगहें होती हैं जहां हम लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और वहां जाके एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ के टूरिज्म को, यहाँ के अलग अलग एरिया को चिन्हांकित करके उसके डेवलपमेंट में यदि हम ध्यान दें तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत के वर्ष के लोग छत्तीसगढ़ में ऐसी ऐसी जगह, ऐसे प्राकृतिक साधन है जिसको लोग घूमने आएंगे और उससे छत्तीसगढ़ का नाम डेफिनेटली रहेगा। राजेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात इस मंच के माध्यम से साझा की है कि पर्यटन के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हम रखते हैं उस क्षेत्र में काम करने की हमें निश्चित रूप से जरूरत है। तो राजेश जी से चलता हूं और सतीश जी के पास पहुंचता हूं। तो सतीश जी, कैसा चल रहा है आपका संगठन? सबसे पहले सभी को नमस्कार।
INH हरिभूमि को और हमारे बड़े भाई हिमांशु को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये मंच प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे लेकिन हमने तो पूछा था कैसा चल रहा है, बताने बहुत लायक अच्छा चल रहा है। मतलब आप भी राजेश जी के तरीके से ही हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। नहीं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा संगठन है जो व्यापारियों की समस्याओं को उचित जगह पर रखता है और समाधान की कोशिश करता है। आपको मौका मिला है उस संगठन का नेतृत्व करने का, तो थोड़ा रोशनी देंगे इस समय व्यापारी किन बातों से परेशान है, या व्यापारी एकदम सुकून में आ गया है? व्यापारी की अगर हम बात करें कि परेशान है, तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि यह किसी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स किसी राजनीतिक दल का नहीं है। यह व्यापारी का रक्षक है। और व्यापारी की परेशानी की बात करें तो वो उसको हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां रहती ही हैं व्यापारी को। मैं भी व्यापारी हूं, मैं इंडस्ट्रियल हूं और छत्तीसगढ़ में पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में कर रहा हूं, तो कुछ न कुछ तो हमें परेशानियां रहती हैं। जैसे सरकार की नीतियां होती हैं, तो नीतियां तो बहुत अच्छी बनती हैं, जैसे उसका सफल उसको नीतियों का रोड मैप बनाना चाहिए, उसमें थोड़ा समय लगता है, उससे व्यापारी परेशान दिखता है, पर किसी भी चीज का निराकरण जरूर हो जाता है। तो वो ऐसा लगता है कि व्यापारी परेशान है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम परेशान होते हैं, हमारी सफलता बिल्कुल मिल जाती है। चलिए आप अपनी परेशानी ना बताओ, संभावना बता दो। संभावना अभी व्यापार के लिए रायपुर में क्या करना बेहतर है? छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ स्टील के मामले में हार्टलैंड है, कोयला हमारे पास है और यहाँ पे एंड यूजर बहुत कम है। जो सरकार को यहाँ पे एंड यूजर लाना चाहिए, जिसका एंड यूजर का मतलब है कि हमारा यहाँ से काफी सामान निर्यात होता है और बाद में उसी का आयात भी होता है किसी न किसी रूप में जी। तो यहाँ पे बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। मैं अभी कनाडा गया था माननीय वाणिज्य मंत्री के साथ, तो वहां पे भी मैंने एक ही चीज देखी कि छत्तीसगढ़ का बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट डायरेक्ट हो सकता है जो इनडायरेक्ट होता है जी। तो यहाँ पे और स्टील, एल्युमिनियम, टिन जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, उसकी यहाँ पे अपार संभावना है, जो अभी भी यहाँ पे उस चीज की कमी खलकती है। असली नकली की कितनी चुनौती है छत्तीसगढ़ में? असली नकली की चुनौती मतलब नकली माल कितना बिकता है जी? नकली माल कितना बिकता है? नकली माल यहाँ नहीं बिकता। ये हमारी सोच है कि नकली बिकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मीडिया में भी आती हैं, आप देखते हैं व्यापारी 99% यहाँ पारदर्शी से काम करते हैं, 1% अपवाद के कारण उसको नकली कारागार दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, व्यापारी पूरा पारदर्शी के साथ काम करते हैं जी। तो फिर जाके दिक्कत कहाँ आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। वो 1% के कारण वो दिक्कत सामने महसूस होती है। तो उस 1% पे कंट्रोल करने के लिए चैम्बर क्या कर रहा है? चैम्बर हमेशा इसकी कार्यशालाएं करता है, व्यापारियों को आगाह करता है और 99% तो हमारे व्यापारी निश्चित रूप से पारदर्शी से काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब मामला केवल 1% का है तो फिर कार्यशालाएं क्यों करते हो? वो भी न हो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ एकदम पारदर्शी रहे जी। तो छत्तीसगढ़ एकदम पारदर्शी रहे, तो रायपुर के संदर्भ में एक मंच है, तमाम प्रभावशाली लोग यहाँ मौजूद हैं। सतीश तोरानी जी व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन के मुखिया हैं, तो आप हर दृष्टि से संतुष्ट हो? मतलब आपकी कोई मांग नहीं रही, आपकी कोई जरूरत नहीं रही, आपके लिए कोई शासन प्रशासन के स्तर पर विषय नहीं रहा, माने ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बताओ ना। हाँ, जहां हमारी मांग रहती है हम सरकार के पास निश्चित रूप से रखते हैं जी। और आपने मीडिया में देखा भी होगा, उसका विरोध भी करते हैं। चेंबर का काम है व्यापारी और शासन के बीच में सेतु का काम करना जी। तो हम करते हैं, बराबर मांगे रखते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से अभी कौन कौन सी मांगे जो आपकी लंबित हैं? मेरी सबसे बड़ी मांग ट्रेड लाइसेंस जी, जिसका विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसका मैंने सरकार से मांग किया और निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा।
मतलब निश्चित ही होगा उसकी वजह? निश्चित रूप से होगा। सरकार व्यापारियों के हित में काम करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। जी, सरकार कोई भी हो, वो व्यापारियों के हित में काम करती है। तो बड़ा भरोसा है सतीश तौरानी जी को कि काम निश्चित होगा व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस के संदर्भ में। क्या कहते हो अमर भाई, व्यापारियों का मामला एकदम चंगा चल रहा है? सतीश जी ऐसा बता रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु भाई, आपका आईएनएच हरिभूमि परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप पूरे प्रदेश में ये जो जिला संवाद कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जब ये अंतिम रूप लेगा तो आप जो सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के डिस्कस कर रहे हैं, जो मंथन से जो चीज निकलेगा, मैं समझता हूं कि एक अमृत निकलना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा। आपको मैं पूरे छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारी को आपका आभार व्यक्त करता हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अमर भाई, आपका धन्यवाद, पर मंथन में मेहनत बहुत लग रही है। नहीं तो वो सतीश जी से एक विषय निकालने में बहुत मेहनत लग गई। देखिए, मैं प्रदेश में जाने के बदले जो जिले की बात, जो हम लोग एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट लेवल में जी जो जिले की बात है, और दूसरा आप ट्रेड लाइसेंस की बात कर रहे थे, ट्रेड लाइसेंस में भी मैं आता हूं आपके पास। जी, इसमें ये जो 25 साल का जो इतिहास रहा है, बहुत अच्छा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। आप बजट से देख सकते हैं, हमारा शायद 4 या 5 हजार करोड़ का पहला बजट था, अभी 1,75,000 करोड़ के आसपास का बजट पहुंच गया है, और हमारे जो संसाधन है हमारे लिए उपयोग हो रहे हैं, और रायपुर डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25 साल पहले कोई रायपुर पूछता था तो हम बताते थे, तो वो भिलाई स्टील प्लांट के पास ऐसा बोला जाता था। आज रायपुर की, छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान हिंदुस्तान और विश्व में हो गई है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। अभी जब हम रायपुर लोकल की बात करते हैं, तो रायपुर लोकल में बहुत विकास हुआ है, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे अभी मेडिकल से हैं, मेडिकल की बात करें, होटल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स का आपका क्रिकेट का सेंटर आ गया है, आपका एजुकेशंस के बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंडस्ट्री का जो 24-30 की पॉलिसी आई है, उसमें जो नए राजधानी में जो नए प्रकार के उद्योग आ रहे हैं, जो फ्यूचर के उद्योग हैं वो आ रहे हैं। तो एक समावेशी जो एक विकास की यात्रा है वो हो रही है, जिसे अभी रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव मिला के एक अपन स्टेट कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो नेचुरली एक विजन के साथ कोई चीज चलती है, तो विजन अपने जगह पे है, उसमें ड्राइव हो रहा है, चीजें परिवर्तित हो रही हैं। उसमें जैसे रायपुर में बहुत सारे फ्लाईओवर्स की बात हो रही है, ट्रैफिक के लिए बात हो रही है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैं समझता हूं, जो बॉटल नेक दिखता है मुझे, वो दिखता है कि इसमें हम कितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पॉलिसी अपने जगह पे आ गई है, प्लान बन गए हैं कि ये पूरा मिलके स्टेट कैपिटल बनेगा, नए राजधानी में एरो सिटी आ रही है, सब पूरा प्लान हो गया। इसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, अगर उसको अगर इन लाइन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो विजन के साथ तो एक बहुत अच्छा ड्राइव मिलेगा, ऐसा मेरा सोच। तो मतलब आपका मानना है कि योजनाएं तो अच्छी बन रही हैं, पर क्रियान्वयन के संदर्भ में गति थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है वो बॉटल नेक है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्रियान्वयन के संदर्भ में गति की जरूरत महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ जिला संवाद का हिस्सा बनने के लिए रायपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और एनआरडीए मतलब नया रायपुर के सीईओ चंदन कुमार जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों मेहमानों के लिए। उनका उल्लेख मैंने इसलिए किया है कि जो मेरे पैनलिस्ट हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बात रख पाएगी जिले की और शहर की समस्या को लेकर, तो वो सही जगह पहुंच पाएगी। तो इस क्रम में मैं बालानी जी आपके पास आता हूं। किस अनुभव से गुजर रहे हैं? कहां फंस गया या देर से कर गया? सबसे पहले हरिभूमि आईएनएच और हिमांशु भाई को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं जी, क्योंकि चैलेंजिंग काम था। अपॉर्चुनिटी ऐसी आई, दिमाग में आइडिया आया, और बहुत अनुभव तो थे। पापा का 2005 में रोड एक्सीडेंट हुआ था, मेरी सिस्टर को लीवर सिरोसिस था, तो देश के 15-20 हॉस्पिटल घूम चुका था जी, और हर जगह के अच्छे बुरे सब अनुभव थे, रायपुर के भी थे। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में, रायपुर में किसी ने भी कोई पहल की नहीं है कि वो हमारे मेट्रो सिटीज के जो टॉप हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे आपका एक पॉइंट था कि रायपुर के लोग
दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद भागते हैं। रीजन वही था, मैं भी भागा था, जी, मैं भी उन्हीं में से एक था। और एक बार नहीं, शायद 20-25 बार गया हूंगा मैं, कि वो सर्विसेज, वो कमिटमेंट, वो काउंसलिंग, वो डिटेलिंग मिल ही नहीं पाती थी जो हम मेदांता में या कोकिलाबेन में या किसी भी अपोलो में, इन सब हॉस्पिटल्स में मिलती थी हमें। वो एक बहुत बड़ा गैप था। और उन सब चीजों को लर्न करके जब यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स बिग चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि टीम जो होती है वो 80-90% तो लोकल होती है। सो उनकी प्रैक्टिसेस भी वैसी नहीं होती हैं जैसी मेदांता की है, कोकिलाबेन की टीम की है। सो उनके साथ भी बहुत काम करना पड़ता है। चैलेंजेस हैं, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट। नहीं, चैलेंज है या अवसर बहुत बड़ा पाली हो आप? ये दोनों सवाल बातें इसलिए हैं। पूछ रहा हूं कि 25 साल तक तो ये बात थी कि रायपुर में ढंग के हॉस्पिटल नहीं है, और अभी देख रहे हैं कि लाइन लग रही है हॉस्पिटल की। हर बड़ा हॉस्पिटल रायपुर में अपनी ब्रांच खोल रहा है। सुनते हैं कि मेदांता भी आ रहा है, सुनते हैं कि बॉम्बे हॉस्पिटल भी शुरू होने वाला है, सुनते हैं कि वो मणिपाल का भी काम चल रहा है। या अचानक रायपुर में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ रही है, या रायपुर में मेडिकल जो है वो सेवा से मुनाफे में तब्दील हो रहा है? मुझे नहीं लगता सेवा से मुनाफे में तब्दील हो रहा है। मुनाफा तो पहले भी होता था, पहले कोई सेवा होती थी, ये भ्रम है शायद। जी, मुनाफा तो तब भी होता था और आज भी होता है। लेकिन जो गैप था, जो आपने बोला कि अवसर, जी। वो अवसर सचमुच था, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया था और हजारों लोगों ने किया है, जो रायपुर के लोग हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली की तरफ जाते हैं। सो उस अवसर में मुझे चैलेंज भी थे और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने उसको इंप्लीमेंट किया है। और जो बड़े हॉस्पिटल्स, दूसरे ब्रांड्स आप देख रहे हैं, वो आ रहे हैं क्योंकि रायपुर सेंट्रल इंडिया का शायद सबसे डेवलप्ड और डेवलपिंग सिटी है। डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग भी है। जी, सो सेंट्रल इंडिया मतलब रायपुर का एडवांटेज शायद नागपुर से भी ज्यादा है, शायद भोपाल से भी ज्यादा है, क्योंकि रायपुर के आसपास के जो स्टेट हैं, जी, वहां पर थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं अभी भी। वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। सो यहां पर सारे बड़े ब्रांड्स के, मणिपाल हो गया, शायद अपोलो भी अपनी अपॉर्चुनिटीज खोज रहा है, बॉम्बे हॉस्पिटल ने तो नया रायपुर में टाई अप किया ही है, दे आर आल्सो कमिंग अप। सो मुझे तो ये लगता है कि ये सारे हॉस्पिटल आने से रायपुर में जो ये अवसर था अच्छे हॉस्पिटल और अच्छी सर्विसेज का, ये सब भुनाएंगे और सेंट्रल इंडिया का एक हेल्थ केयर कैपिटल रायपुर बनेगा। तो रायपुर के हेल्थ केयर कैपिटल बनने की संभावना, बालाजी जी आप देख रहे हैं, मैं हुरा जी के पास जाऊं क्योंकि मेरा विषय आगे का उसी से जुड़ा है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना है। बिल्डिंग तो आपने बहुत सुंदर बनाई, मशीनें भी अच्छी लगा ली, पर बिल्डिंग और मशीनों से हॉस्पिटल नहीं चलता। हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स से चलता है। अच्छे डॉक्टर्स रायपुर में लाना कितनी बड़ी चुनौती है, और अगर चुनौती है तो क्या रायपुर में उन्हें नहीं मिलता है जिसके कारण से ये चुनौती रहती है? ये बात सच है कि बिल्डिंग भी ऐसी बनी है कि लोग आने के बाद बोलते हैं ये होटल बनाते बनाते हॉस्पिटल बना दिया क्या। दैट इज ट्रू। डॉक्टर्स को जो लाना चुनौती है, मैंने कोशिश की है कि रायपुर एम्स के पास आउट डॉक्टर्स को भी खोज के निकाला है। सरकारी डॉक्टर्स हैं, मे भी सरकारी सिस्टम के लोग इस चीज को शायद वो माने। एक बार श्याम बिहारी जी, मंत्री जी, जो माननीय मंत्री जी हैं, वो भी बोले यार हमारे डॉक्टर तो नहीं ले रहे हो आप। मैंने बोला नहीं सर, प्रदेश के नहीं ले रहा हूं, एम्स के ले रहा हूं। क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स का जो एक्सपोजर होता है, मेरा ये मानना है, जो मैंने देखा भी है और शायद सब इस चीज से सहमत होंगे, कि एम्स के डॉक्टर का 6-7 साल का अनुभव प्राइवेट हॉस्पिटल के 15 साल के अनुभव से ज्यादा होता है, क्योंकि उसको उतना एक्सपोजर मिलता है। सो एम्स के डॉक्टर्स हैं, मेरे पास जेजे कॉलेज मुंबई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। बहुत जल्द मिड ऑफ अगस्त या एंड ऑफ अगस्त में कनाडा में क्वालिफाई हुए एक सीटीवीएस सर्जन है जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो 6-7 नहीं, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था। आपके पास कौन से डॉक्टर्स हैं वो तो दीगर विषय है। जब अपन बाहर से अच्छे डॉक्टर्स लाने की कोशिश करते हैं तो रायपुर को लेकर क्या चुनौती जाती है? लोग सहर्ष तैयार रहते हैं, अरे रायपुर चलते हैं, यार रायपुर कौन जाएगा? तो शुरू के कुछ महीनों में ये चैलेंज बहुत ज्यादा था, पर जिस तरह से हमने इट्सा का नाम ब्रांडिंग की और जिस तरीके से वो सर्विसेज का वर्ड ऑफ माउथ गया, 2 तरीके से होती है चीजें। पहले तो हमें एक ब्रांड बनाना था, वो हमने बनाया। उसके बाद सर्विसेज का वर्ड ऑफ माउथ, जितने भी लोगों ने इट्सा को एक्सपीरियंस किया, उनका वर्ड ऑफ माउथ गूगल रिव्यूज में भी दिखता है, लोगों के पास जाता है, एक से दूसरे, दूसरे से 10वें तक।
और उन सारी वजहों से डॉक्टर्स, जब इट्सा हॉस्पिटल का नाम आज मैं बाहर के जितने भी डॉक्टर्स को पुल आउट कर पा रहा हूं रायपुर के लिए, वो सब चेक करते हैं इट्सा हॉस्पिटल क्या है, रिव्यूज देखते हैं, आसपास के रायपुर के जो उनके कनेक्ट्स होते हैं उनसे बात करते मेरा हैं। और आपका थोड़ा द्वंद्व चल रहा है। आप इट्सा के संदर्भ में अभिभूत है, वो तो हम पहले ही तारीफ कर चुके हैं, पर हम तो रायपुर जिले की और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्थिति जानना चाहते हैं कि जब आप डॉक्टर्स को बाहर के स्तर पर रायपुर में लाने के लिए प्रेरित करते हैं या पहल करते हैं, तो रिस्पांस क्या रहता है? रायपुर को लेकर कोई चुनौती आपको महसूस हुई कि रायपुर में इस चीज की कमी लोग महसूस करते हैं, जो अगर दूर हो जाए तो रायपुर में और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो पाएंगे? इसमें कोई अनुभव आपका है जो आप हमें जिम्मेदार लोगों के बीच साझा करना चाहें? इमेज, मैंने वही कहा जो मेरा अभी आंसर था आपको, कि शुरू के कुछ महीने हमें वो बहुत चैलेंज था, लेकिन जैसे जैसे हमने इट्सा की इमेज बनाई, जो वर्ड ऑफ माउथ गया लोगों के बीच में, आज अगर बॉम्बे से किसी डॉक्टर को रायपुर आना है तो वो खोजता है ना, मेरा रायपुर में कोई दोस्त है क्या, उससे बात करता है, नहीं इट्सा बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी सर्विसेज है, मेरा पड़ोसी गया था, उसका अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। सो वो सारी चीजों का मैसेज जब जाता है ना तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब वो मुश्किल नहीं है, इट्सा के लिए तो अब वो मुश्किल नहीं है। इट्सा के लिए वो मुश्किल नहीं है, लेकिन बाकी के संदर्भ में मैं उरादा आपके पास आना चाहता हूं। आप एजुकेशन के संदर्भ में जी, इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं, क्या दिक्कत बड़ी है? अच्छी फैकल्टीज बड़ी दिक्कत है या अच्छे स्टूडेंट बड़ी दिक्कत है? सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आईएनएच और हरिभूमि ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरीके का जिला संवाद का आपने आयोजन किया और इतनी अच्छी संख्या में लोग आए हैं। इसका मतलब यही है कि वो आपके संवाद कार्यक्रम जो बाकी जिलों में हुए हैं उससे प्रभावित हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें, और मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा में जो आप खर्च करते हैं वो एक्सपेंस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है जी। जितनी अच्छी शिक्षा आप बच्चों को देंगे, आप उनका कैरियर और उनकी लाइफ जो है बनाते हैं, एक इंसान को गढ़ते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एक समग्र शिक्षा जिसे हम कहते हैं, जिससे उसका समुचित विकास हो और जितने भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में उसको वो अच्छे से फेस कर सके और अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बना सके कि वो जो भी वो जॉब करना चाहता है या जिस फील्ड में वो कैरियर बनाना चाहता है वो उसको प्राप्त कर सके, वैसी वो एजुकेशन ले और आगे बढ़े। क्योंकि अब ऐसा है कि पुराने जो करिकुलम थे और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें गैप काफी है, तो उसको हम इंस्टीट्यूट वाले कोशिश करते हैं कि उस गैप को फुलफिल कर सकें। क्योंकि जो करिकुलम पुराने हैं, जो 15-15, 20-20 साल से रिवाइज नहीं होते थे, उसके कारण जो है वो गैप ज्यादा बढ़ा है। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है। मेरा सवाल बहुत बुनियादी था कि सब चाहते हैं कि ट्रेंड लोग मिले, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, योग्य लोगों का अभाव की बात होती है। तो जिस संस्थान को आप चला रहे हैं वहां अनुभव क्या जाता है? अच्छे टीचर्स आसानी से नहीं मिलते या टीचर तो अच्छे हैं, अच्छे छात्र नहीं मिलते? दोनों बातें हैं। टीचर्स, जब हमने 2006 में फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किया था जी, उस समय टीचर्स बहुत अच्छे नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि फार्मेसी उतना पॉपुलर नहीं था और लोगों को बी फार्म बोलने से लोग बी कॉम समझते थे। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड फार्मेसी इतना पॉपुलर हुआ और लोग एम फार्म और पीएचडी करने वाले इतनी संख्या में हुए कि हमें अच्छी फैकल्टी मिलने लगी। सेम 2008 में जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बाढ़ आई थी जी, 2008 में, उससे पहले 17 कॉलेज थे और 2 साल के अंदर 49 कॉलेज हो गए थे अपने प्रदेश में। तो उस समय डिमांड सप्लाई का गैप इतना ज्यादा हो गया कि स्टूडेंट तो बढ़ गए लेकिन टीचर्स जो है वो अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड जैसे वो पीजी और पीएचडी करते गए और उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, एक्सपोजर बढ़ता गया, तब हमें फिर उस समय उस पीरियड में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन बाद में जो है अच्छे टीचर्स मिलने लगे हैं। तो आज अगर मैं आपसे इस मंच पर पूछूं कि रायपुर को शैक्षणिक दृष्टि से एक पहचान बनाने के लिए सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर क्या काम करने की जरूरत है, तो आपके मन में कोई कल्पना है कि अगर ये काम हो जाए तो नरसिंह मोहन जी जाने की जरूरत नहीं है, एसपी जैन जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोलंबिया प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसी साल अस्तित्व में आया है और मैं और मेरे पार्टनर
किशोर भाई, जो किशोर जादवानी जी चांसलर हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है स्टेज में बैठने के लिए। तो हम दोनों जब साथ में पढ़ते थे तभी से हमने ये ड्रीम बनाया था कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में जब हमने पढ़ाई की थी उस समय हमने कहा था कि भाई ये यूनिवर्सिटी इतना अच्छे कोर्सेस, इतनी अच्छी फैकल्टीज, ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो वो हमने अभी स्टार्ट की है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले हुआ है ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन अब ऐसा है कि हम आते ही पहले साल में ही हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एमओयू किया है और कुछ इंडस्ट्रीज के साथ भी हम परसों एमओयू करने वाले हैं, जिससे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री वाले आए हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और हम बच्चों को इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार कर सकें। तो वो गैप अगर हम फुलफिल कर लिए तो वी आर सक्सेसफुल। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि वक्त की जरूरत के अनुसार कोर्सेज तैयार हो और उस अनुसार बच्चे तैयार होकर जाएं, एग्जैक्टली, तो बेहतर परिणाम आएगा। तो अब मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए खूबचंद जी आपके पास हूं। जी, आपने जो अभी क्वेश्चन किया, मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं जी। कि बच्चे अच्छे नहीं मिल रहे हैं या टीचर अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसका एक लाइन में मैं, चूंकि पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी जुड़ा हुआ हूं, कॉलेज रन कर रहा हूं, मुझे जो फील हुआ है वो ये कि टीचर पहले के जमाने से लेकर के अभी तक के मिक्स टीचर सभी जगह मिलते हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो। जितना हम बच्चों को समझाना चाहते हैं उतना अब टीचर को अपडेट करने की आवश्यकता है आज की परिस्थिति के हिसाब से। वो टीचर को अपडेट करने में लोग टाइम नहीं देते हैं या उसमें फंड नहीं लगाते या उनको टाइम नहीं देते हैं। दैट रीजन टीचर की मानसिकता वहां पर कम रहती है। और बच्चों की बात जहां तक करें तो बच्चों को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी अपडेटेड बच्चे हैं। आज जेएनजी के बच्चे आ रहे हैं, उनकी मानसिकता को जब हम समझ जाएं और उसके हिसाब से एक्ट करने लगे तो वही बच्चे देश में बहुत अच्छा वर्क करने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर टीचर्स को अपडेट करने पर काम करने की जरूरत है, ये राजेश भाई ने कहा। लेकिन मैं अब आखिरी बातचीत के लिए खूबचंद जी आपके पास आता हूं और जानना ये चाहता हूं जमीन का धंधा कैसा है इस समय रायपुर में? जमीन का धंधा अच्छा है, कौन सा वाला? कंस्ट्रक्शन का भी अच्छा है। बिल्डर, चूंकि मैं बिल्डर हूं तो मैं नहीं, मतलब वाले धंधे की बात करूंगा। नहीं, परमिशन के साथ बेचने में फायदा ठीक है या बिना परमिशन के बेचने में फायदा ठीक? परमिशन वाले के साथ बेचने में ही फायदा है, बाकी जो है वो ऐसा लगता है कि फायदा है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही है। तो कैसा चल रहा है बिना परमिशन के धंधा? बिना परमिशन का अब आप सब लोग ये चीज तो सब लोग जानते हैं, परंतु अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है। तो जब वो भी करने वाले लोग हैं और हमारे जैसे रजिस्टर्ड बिल्डर्स भी करने वाले लोग हैं जो अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। तो जब बिना परमिशन के भी काम ठीक चल रहा है जी, तो परमिशन के साथ तो काम करना बड़ा महंगा पड़ता है, तो फिर अच्छा कैसे चल जा रहा है? नहीं, महंगा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा सिस्टम से काम करना स्ट्रेस फ्री रहता है। और जो बिना परमिशन का काम रहता है वो मात्र तनाव देता है और सिर्फ तनाव देता है जी। बस। अभी तो आप बता रहे थे कि अच्छा चल रहा है वो भी। देखिए, अच्छा चलता है लेकिन वो तनाव के साथ है। और ये आप स्ट्रेस फ्री काम करो, रजिस्टर्ड लैंड है, रजिस्टर्ड आपका क्रेडाई है। अच्छा, परमिशन लेना कितना तनाव का काम है? परमिशन लेना अब अगर अपन 20 साल पहले की बात करें तो थोड़ा समय लगता था, अब उतना अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका है तो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आजकल परमिशन के साथ में काम इजीली हो जा रहा है। इजी हो गया है। तो काम कौन सा वाला ठीक है? प्लॉट बेच देना ठीक है, हाँ, फ्लैट बेच देना ठीक है, या विला बना के बेचना ठीक है? डेफिनेटली प्लॉट बेच देना ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा लैंड है। और प्लॉट बेच देना ही, देखिए कोई भी चाहेगा फर्स्ट प्लॉट बेच दे, उसके बाद विलास बना दे, उसके बाद मल्टी में चला जाता है। तो रायपुर के लोगों को क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट तो सभी फील्ड, सभी चीजों की है जी। बजट हाउसेस की भी है। और अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो हमारे महंगे घर हैं वो बहुत अच्छे बिक रहे हैं जी। उसकी बहुत अच्छी सेल है। ये पिछले 5-1 साल में रायपुर में जो ट्रेंड आया है, जो कुछ बिल्डर्स लाए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल माइग्रेट कर रहे हैं लोग, उसके कारण मार्केट बहुत अच्छा है। तो मतलब आपका कहने का आशय है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग के स्थान पर लग्जरी हाउसिंग ज्यादा बेहतर है? ज्यादा बेहतर नहीं बोलूंगा मैं, वो भी अच्छा है। मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए देखिए मास है,
बहुत सारा क्लाइंट है। अच्छा एक बार बताओ, आप तो बिल्डर हो ना? जी जी। एक और बिल्डर है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड। उससे आपका कंपटीशन है या उसके प्रति सहानुभूति रहती है? उसके प्रति सहानुभूति रहती है, उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हाउसिंग बोर्ड के मकान की हालत आप 10 साल में देख लीजिए, और किसी भी बिल्डर के मकान की वही हालत आप 30 साल 35 साल लगेंगे उसमें। जी। 10 साल में जो ईडब्ल्यूएस बने हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हैं। और चलिए अब एक आखिरी बिंदु पर आते हैं। मैं थोड़ा सा नहीं ठीक है, साफ बोल रहा हूं, पर ये सच है, और हाउसिंग बोर्ड कोई बहुत अच्छा वो हमारे यहाँ नहीं दे रहा है, डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है। और एमपी में काफी अच्छा काम हुआ है, भोपाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। नहीं आप तो एक बात बताओ, आखिरी बातचीत आपसे करनी है। जो ये रियल एस्टेट का काम है, ये रायपुर में ज्यादा ठीक है या नया रायपुर में ठीक है? रायपुर में डेफिनेटली जिसके पास लैंड बैंक है। अच्छा, आप दो चीजों में कंपैरिजन पूछ रहे हैं ना, तो अभी तो रायपुर में ठीक लग रहा है, लेकिन फ्यूचर नया रायपुर का है, भविष्य नया रायपुर का है। अब हमें मूव करना है नया रायपुर के लिए। देखिए तकरीबन 450 लोग इस समय सभागार में मौजूद हैं। जी जी। कई हजार लाख लोग जो है टीवी पर देख रहे हैं जी। खूबचंदानी जी जैसा रियल एस्टेट का दिग्गज हमारे साथ में है, तो थोड़ा जिम्मेदारी के साथ एडवाइस दीजिए। अब हमने आपसे पूछा कि कहां ठीक रहेगा, रायपुर में लें या नए रायपुर में लें? उस पर फिर बहुत सारे वो कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे आप क्या लेना चाहते हैं, आप लैंड लेना चाहते हैं, आप हाउस लेना चाहते हैं, आप कमर्शियल लेना चाहते हैं, तो मतलब बहुत इजी नहीं है इसका जवाब देना। आपके पास नए रायपुर में कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है, इसीलिए राय नहीं दे रहे हैं। पर कुल मिलाकर जो पूरी बातचीत है, उस बातचीत में एक बात महसूस होती है कि व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए, शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग उम्मीद के साथ हैं। सबको लग रहा है कि राज्य और शहर दोनों जब से राज्य गठित हुआ है तब से लगातार आगे ही बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि साझा प्रयास, जिसमें केवल सरकार नहीं बल्कि समाज भी जुड़ता है, तो इस प्रयास को थोड़ी और गति देगा, तो विकासशील भारत 2047 में विकसित भारत होगा। पर उम्मीद करते हैं कि रायपुर जो है वो 2030-2032 तक ही एक विकसित शहर के तौर पर पहचान बनाएगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। जी दे दीजिए। मैं आईएनएच और हरिभूमि के माध्यम से जो हमारे, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं विकास के ऊपर और हमारे जिले के विकास के ऊपर, तो मैं इसमें एक चीज की तरफ प्रशासनिक हो, इंडिविजुअल लेवल पर भी मैं ध्यान सबका वो करना चाहता हूं आकर्षित, कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेस को जिस तरीके से यूज करना चाहिए, मेरे ओपिनियन से उस प्रकार से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बिजनेसमैन जिस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उस तरीके से हमारे जो बोर्ड्स हैं या दूसरे जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में एक सैलरी स्लिप बनाने वाला और एक ये प्रमोशन और ईपीएफ जीपीएफ पे करने वाला डिपार्टमेंट बन गया, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हमारे यहाँ एक मजबूत डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम चीजों को एग्जीक्यूट तो कर देते हैं लेकिन उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर एचआर के संदर्भ में काम करने की जरूरत है, ये खूबचंद जी का कहना था। मैं सोनल जी से आग्रह करूंगा आगे की कार्रवाई बढ़ाना।